हेलो बच्चों, आज हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस का वी कैन से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनेगा उसमें कॉन्टिन्यूटी भी चाहिए होगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी चाहिए होगा, लिमिट भी चाहिए होगा, फंक्शंस के फंडे भी चाहिए होगा, डिफरेंशिएशन वाले जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी चाहिए होगा। तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में यूजुअली वी कैन मेक ए क्वेश्चन जिसमें सारा जो भी अभी तक हमने पढ़ा है फंक्शन से लेकर डिफरेंशिएशन तक सारे कॉन्सेप्ट किसी ना किसी फॉर्म में लग जाएंगे। तो इसलिए एओडी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। प्लस ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है आईआईटी जेई के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलें तो दिस इज़ ए प्रीटी बिग चैप्टर एज वेल। और इस चैप्टर को हम बहुत पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसमें से हम ऐसा बोल सकते हैं अभी जो है पार्ट 1 दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज अगर तुम देखोगे तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में एज सच कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए नहीं है क्योंकि टेंजेंट का मोरलेस हमने पहले से ही सारा कुछ बता रखा है। डेरिवेटिव में मतलब स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन। तो डिफरेंशिएबिलिटी में हमने बताया था कि जो एफ डैश एक्स है या एफ डैश ए है वो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप देता है। अब अगर लाइन है तो हमें स्लोप एंड पॉइंट ही चाहिए। तो बस यहाँ पे बेसिकली मेजरली क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जब इन्फॉर्मेशन डिफरेंट फॉर्म में दे रखा हो। अदरवाइज नई कॉन्सेप्ट्स तो इसमें बहुत ही कम है। फिर भी ऑफ कोर्स पॉइंट्स टू रिमेंबर तो बोलेंगे कि क्या क्या हो जाएगा और रिलेटेड क्वेश्चन से जो थ्योरी है वो भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा। बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि चीज़ें ध्यान में रखने वाली ज़्यादा है, नई चीज़ें इस पर्टिकुलर सेक्शन में कम ही। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, equation of tangent to the curve f of x, y is equals to 0। अच्छा, कर्व की बात चलिए, मतलब वो फंक्शन होना ज़रूरी नहीं है। जैसे सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो ये फंक्शन नहीं है, कर्व है। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर को हम आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। फंक्शन में तो यूजली हम ऐसे बोलते हैं वाई बराबर एफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे ये लिखने का मतलब क्या है कि सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये जैसे मैंने बोला ना सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे लाने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो है उसको हमने एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बोल दिया। ये मान लिया कोई कर्व है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट P that is say x1 comma y1 on it can be given as। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर हमने बोला कि इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन बताओ तो वो जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर ही होना चाहिए। कैन बी गिवन एज y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स कर्व के लिए एट पॉइंट P इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P इन फर्स्ट पॉइंट। तो नॉर्मल की इक्वेशन एट P पे हो जाएगा y माइनस वाई वन बराबर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इवेल्युएटेड एट P x माइनस एक्स वन। ये हो गया हमारा नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स जो है मतलब ये m है तो ये -1/m है। नॉर्मल क्या होता है,
नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। लाइन तो मतलब अगर एक लाइन टेंजेंट दे रखा है तो उसके परपेंडिकुलर तो इन्फाइनेट लाइंस होगी, सबको नॉर्मल थोड़ा ना बोल सकते हैं। तो नॉर्मल तो क्या होगा, केवल वो लाइन जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे ही परपेंडिकुलर हो। तो अगर मान लिया ये कर्व है और ये पॉइंट P है, ये अगर टेंजेंट है तो इसी पॉइंट पे नॉर्मल आएगा। ये टेंजेंट, ये नॉर्मल। तो चाहो तो अगर अभी तक हमने नहीं किया है तो हम इसको फॉर्मली डिफाइन भी कर सकते हैं। नोट, नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन perpendicular to tangent and perpendicular to tangent at point of tangency, perpendicular to the tangent at point of tangency। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इससे रिलेटेड ये हमने लिख तो दिया, बट अब इससे रिलेटेड काफ़ी पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नोट 1, इन 1 मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में फॉर dy by dx एट पॉइंट वी कैन यूज डिफरेंशिएशन। ये ठीक है, वी कैन यूज डिफरेंशिएशन ऑस्ट और फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब हमने क्या किया, dy by dx निकाला और उसमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स रखे। अगर कोऑर्डिनेट्स रखने के बाद कोई वैल्यू आ गया, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैल्यू नहीं आया और अनडिफाइन हो गया तो कुछ बात नहीं, हम dy by dx का लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे उस पॉइंट पे। ठीक है, ये भी चल जाएगा 99% केसेस में। किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि वो लिमिट एग्जिस्ट ना करे और उसके एग्जिस्ट ना करने का रीज़न क्या हो जाए, फ्लक्चुएशन। तो फिर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका dy by dx निकालेंगे। ठीक है, इफ dy by dx becomes undefined while we substitute coordinates of P, then use limiting value। ठीक है, इफ दिस लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ, ये बिकॉज ऑफ लिखा है, फ्लक्चुएशन, then use first principle, then use first principle। Note 2, if curve is defined parametrically, then to find dy by dx use parametric differentiation। parametric differentiation। Note 3,
if dy by dx at point P goes to 0, then tangent will be horizontal, ये ठीक है, and normal will be vertical, ये ठीक है। इस वाले केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा वो y इज इक्वल्स टू y1 हो जाएगा, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा वो x इज इक्वल्स टू x1, ठीक है। क्योंकि जो x1 कॉमा y1 है उस पॉइंट से तो पास करेगा ही करेगा, तो उस पॉइंट से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, dy बाई डी एक्स जीरो हो गया, मतलब स्लोप जीरो हो गया, तो y माइनस y1 बराबर m टाइम्स होता है, तो वो m जीरो हो जाएगा, इसलिए केवल y बराबर y1 बचेगा, और जो नॉर्मल है वो वर्टिकल लाइन होता है, तो वो x बराबर x1 हो जाएगा। ये था नोट 3। नोट 4 क्या है? इफ dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P टेंड्स टूवर्ड्स प्लस माइनस इंफिनिटी, देन tangent will be vertical with equation x is equals to x1 and normal will be horizontal with equation y is equals to y1, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, फर्स्ट पार्ट, वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब प्लस 3 एट 1 कॉमा -2। सेकेंड, y बराबर 3t स्क्वायर प्लस 7 एंड x बराबर t क्यूब प्लस 5 एट t इज इक्वल्स टू 1। थर्ड पॉइंट, y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस x बराबर 0 एट -1 कॉमा 1 एट 1 कॉमा -1। फिर फोर्थ हो जाएगा, चलो पहले यही 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब प्लस 3, तो इसको डिफरेंशिएट किया डी डी एक्स, तो आ जाएगा 2y वाई डैश बराबर 3x स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज y डैश एट 1 कॉमा -2 बराबर 3 इंटू एक्स की जगह 1 रख दिया, 2 इंटू इस y की जगह -2 रख दिया, तो कितना हो गया है -3/4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ये ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन का ऑफ कोर्स t बराबर 1 के लिए पॉइंट इज, फॉर t इज इक्वल टू 1, पॉइंट इज P, 1 रखा x के अंदर, तो कितना आ गया 6, और y के अंदर 10। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P विल बी dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी
एट पॉइंट P विल बी, y को डिफ्रेंशिएट किया 6t, x को डिफ्रेंशिएट किया 3t², t इज इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया 2। तो स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x1 y1, ये हो गया x माइनस x1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो आगे इफ़ यू वांट। थर्ड पॉइंट हो गया y³ प्लस 3y² प्लस 3y प्लस x इज इक्वल्स टू 0 एट 1, -1। ठीक है, तो अब डिफ्रेंशिएट किया d dx, तो यह आ जाएगा 3y² y डैश प्लस 6y y डैश प्लस 3y डैश प्लस 1 बराबर 0। तो अगर हम y डैश को कॉमन लें तो -1 अपॉन इसको उधर ले जाएं, ये y डैश कॉमन आ गया, तो नीचे आ जाएगा 3y² प्लस 6y प्लस 3। ठीक है, अब देखो अगर हमने y डैश निकाला एट 1, -1, तो ये -1 अपॉन 0 आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड आ गया क्योंकि ये -6 हो जाएगा और +6 0 हो गया, डिनोमिनेटर में अनडिफाइंड हो गया। इसलिए हमने क्या किया, dy/dx एट 1, -1 के लिए लिमिट निकाला। लिमिट, अब ये सारा कुछ एक्सप्रेशन y के टर्म्स में ही है, तो y कहाँ जा रहा है, -1 को, 3y² प्लस 6y प्लस 3। ठीक है, अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ये 0/0 का तो फॉर्म था नहीं, ये तो अभी भी 0 को जा रहा है, तो ये कितना हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। और उसका रीज़न क्या हो गया कि वैल्यू इन्फानेट को जा रहा है, तो इन्फानेट को जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, स्लोप डिफाइन नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये वर्टिकल टेंजेंट है, दिस इज ए वर्टिकल टेंजेंट। अगर वर्टिकल टेंजेंट है तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू x1, और x1 1 है, तो इसलिए इक्वेशन कितना आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड टेंजेंट इज x इज इक्वल्स टू x1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1। यह आ गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट कितना आ जाएगा, एट x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे टेंजेंट चाहिए। फोर्थ पार्ट में हमने क्या बोला, थर्ड पार्ट तो ये हो गए थे, फोर्थ पार्ट में हमने क्या बोला, इस कर्व पे टेंजेंट चाहिए एट x इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहली बार तो हमें पॉइंट पूरा चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। दिस इम्प्लाइज पॉइंट इज 0,5। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया d dx, तो आ जाएगा dy/dx बराबर x⁻⁴ 1/5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/5 tan x अपॉन x⁴/5 प्लस प्रोडक्ट रूल से sec² प्लस 7, ये हो जाएगा। अगर इसमें हम dy/dx इवेल्यूएट करें एट x बराबर 0 पे, तो ये 0/0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो अनडिफाइन होने पे क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकाला, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 dy/dx बराबर लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/5 tan x अपॉन x⁴/5 प्लस x⁻⁴ 1/5 इंटू sec² प्लस 7, ये हो गया। अब देखो अगर x 0 को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है, ये 1 को जा रहा है, तो ये पूरा प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, 0 को। इसमें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर लिमिट निकालेंगे क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म है। अच्छा, 0/0 का फॉर्म है तो LH रूल वगैरह लगाने से भी जल्दी आंसर क्या आता है, कैसे आ जाएगा, जो हमने शॉर्टकट बताया था कि अगर tan x है
10 अगर 0 को जाए, मतलब इनको अलग अलग कर दिया क्योंकि ये अलग एग्जिस्ट कर गया, 7 तो अलग ही निकल गया, अब केवल ये लिमिट निकालना है। तो अगर 10 का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो 10 हटा दिया हमने, तो ये ऐसे आ जाएगा x अपॉन एक्स रेज टू पावर 4/5, जो कैंसिल होकर एक्स रेज टू पावर 1/5 आएगा, और जो 0 को जाएगा तो ये भी 0, ये भी 0, 7, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 7 आ गया। तो फिर टेंजेंट का इक्वेशन एट पॉइंट P विल बी y माइनस 5, 0,5 पॉइंट है, इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x माइनस 0। दिस इम्प्लाइज 7x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिफ्थ पार्ट और एक और देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 5x प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये ठीक है। इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इज इक्वल्स टू 3 if x is equals to 0, ये ठीक है। फाइंड टेंजेंट एट x is equals to 0। सोल्यूशन dy by dx निकाला। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है, ये तो केवल एक पॉइंट हो गया 0, तो केवल 0 पे डेफिनेशन 3 है, तो इसको तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे नहीं, हम तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर हमने ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। और 3 तो 0 हो ही गया। अब इसमें 0 रखेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में 0 है उसकी वजह से अनडिफाइन हो जाएगा। और अगर हमने लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 निकाला dy बाई dx, तो क्या होगा, देखो ये 5 है बिल्कुल, ये 0 को जा रहा है और ये फ्लक्चुएट करेगा -1 और 1 के बीच में, ठीक है। क्यों फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि अगर x 0 को जा रहा है तो साइन का आर्ग्यूमेंट इन्फानेट को जा रहा है, साइन का आर्ग्यूमेंट अगर इन्फिनिटी को जाए तो साइन के ग्राफ पे अगर हम इन्फानेट तक चल के जाएं तो वैल्यू तो +-1 के बीच में ऐसे ही फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो इसलिए बट रहेगा फाइनाइट, 0 इंटू फाइनाइट विल बी 0, तो ये पूरा 0 को जाएगा, ठीक है। इस पूरे में -2 अपॉन एक्स कॉस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये 2 अपॉन एक्स जो है ये तो इन्फानेट को जाएगा और ये कॉस की वजह से फ्लक्चुएट करेगा, तो ये पूरा क्या है -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। तो ये कितना हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। पहला टर्म 5 को गया, 5 है ही ये, तो दूसरा 0 को गया, तीसरा प्लस माइनस इन्फिनिटी के बीच में फ्लक्चुएशन कर रहा है, बट रीजन ऑफ does not exist is fluctuation. So discard this method and use first principle. And use first principle. तो फर्स्ट प्रिंसिपल से अब dy बाई dx निकालेंगे, 5x और 3, y बराबर 5x प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो dy बाई dx at x is equals to 0 will be limit x is tending towards 0 fx minus f0 upon x minus 0, which is
जीरो के आसपास एफ एक्स यही डेफिनेशन लेगा, 5x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x² प्लस 3 माइनस एफ जीरो इज 3/x। तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ से एक x कैंसिल, तो मतलब क्या आ गया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 5 प्लस एक्स इंटू साइन 1/x²। ये फिर फ्लक्चुएट करेगा प्लस माइनस 1 के बीच में, ये 0 को जाएगा, तो 0 इंटू फाइनाइट 0 को जाएगा, तो इसलिए आंसर कितना आएगा 5। तो ये तो एडजस्ट कर गया, dy/dx 5 आ रहा है। तो इसलिए अब टेंजेंट का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, या फिर दिस इज 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ, तो हमारा यहाँ से हमने स्टार्ट किया एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। सबसे हमने टेंजेंट का इक्वेशन बताया, नॉर्मल का इक्वेशन बताया, फिर हमने बताया कि नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे ही। फिर हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर या फिर नोट बोला। पहला तो हमने क्या बोला कि डिफ्रेंशिएशन भी यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम डिफ्रेंशिएशन ही यूज़ करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आ रहा है अगर उसमें डायरेक्टली वैल्यू रखने पे वो अनडिफाइन हो जाए तो फिर हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, और लिमिटिंग वैल्यू अगर डज़ नॉट एग्जिस्ट हो जाए तो डज़ नॉट एग्जिस्ट का रीज़न क्या है। अगर मान लिया उसका LHL और RHL अलग अलग आ रहा है dy/dx का, तो उसका मतलब क्या है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है तो टेंजेंट भी नहीं आएगा। अगर वो इन्फाइनाइट को जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगा। बट अगर डज़ नॉट एग्जिस्ट का रीज़न फ्लक्चुएशन है तो हमने क्या किया था कि फिर dy/dx वाला जो चीज़ है वो छोड़ दिया, और फिर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया सब। ठीक है, यही यहाँ से फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए। नोट 4। अब आगे चलते हैं। नोट 5। टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P, ये ठीक है, वर्सेस टेंजेंट passes थ्रू पॉइंट P। ठीक है, अगर टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P है तो ऑफ कोर्स जो पॉइंट P है वो कर्व के ऊपर ही होगा, ये ठीक है। और इस वाले केस में फॉर स्लोप यूज dy/dx इवैल्यूएटेड एट पॉइंट P। अगर उसने बोला कि टेंजेंट पासेस थ्रू पॉइंट P, तो दोनों चीज़ पॉसिबल है। ऐसे भी हो सकता है, इसमें भी जो टेंजेंट है वो पॉइंट P से तो पास कर ही रहा है, ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कि जो टेंजेंट है वो तो किसी और पॉइंट पे खींचा गया है, बट वो पॉइंट P से पास कर रहा है लाइन, ठीक है। इनफैक्ट ऐसे भी हो सकता है कि P कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा हो और टेंजेंट किसी दूसरे पॉइंट Q पे खींचा हो। ये तीनों केस पॉसिबल है, केस 1, केस 2, केस 3। तो इन तीनों चीज़ का ध्यान रखेंगे। जब भी उसने बोला कि टेंजेंट पासेस थ्रू पॉइंट P, तो मैं पहले ये देखूंगे पॉइंट P जो है वो कर्व के ऊपर है या नहीं, ठीक है। अगर वो कर्व के ऊपर है तो इस तरह की दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो उसी के ऊपर टेंजेंट खींचा गया होगा, किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि
कर्व के ऊपर ही है पॉइंट पी, बट फिर भी किसी दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट खींचा है और वो पॉइंट पी से पास कर रहा है। ठीक है, तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि पॉइंट पी कर्व के ऊपर ही ना हो और टेंजेंट क्यू से पास, क्यू पे खींचा गया हो जो पी से पास कर रहा हो। ये ठीक है। इस वाले केस में इसका स्लोप विल बी dy by dx evaluated at point P. It will not be dy by dx evaluated at point P. इस वाले केस में इसका स्लोप विल बी dy by dx evaluated at point Q. ये ठीक है, will not be equals to dy by dx evaluated at point P. P पे टेंजेंट का स्लोप जो है वो इवेल्यूएट नहीं करेंगे इन दोनों केसेस में। ये ठीक है। इस वाले केस में dy बाई डी एक्स इवेल्यूएटेड एट पॉइंट P यही स्लोप हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने क्या बोला है कि टेंजेंट पॉइंट P के ऊपर खींचा गया है या फिर टेंजेंट पॉइंट P से पास कर रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है। फिर नोट 6, if a point P H comma K is assumed on the curve, then substitute it in the equation of the curve, then substitute it in the equation of the curve. ठीक है, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ये हमने अलग से क्यों बताया, ये तो सभी को पता है कि अगर कर्व के ऊपर लाई करा तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे उसको भूल जाते हैं। फिर वो ये बोलेंगे यार हमारे एक इन्फॉर्मेशन कम पड़ रहा है, इक्वेशन कम पड़ रहा है, वेरिएबल ज़्यादा है। तो जैसे किसी पॉइंट को हमने अज्यूम किया कि मान लिया ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है, वैसे ही हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को उस कर्व की इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करेंगे। फिर नोट 7, इफ a line is equally inclined with both axes, implies slope बराबर प्लस माइनस 1. फर्स्ट, सेकेंड, if a line makes equal intercept with both axes, this implies slope बराबर -1. ठीक है, अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो उसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों ही एंगल 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ये भी 45 हो सकता है। इंटरसेप्ट जो है, अगर इंटरसेप्ट इक्वल है तो जो लाइंस हैं वो ऐसे ही बन सकता है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला बराबर है, मान लिया ये 5 है, ठीक है, या फिर लाइन ऐसे बनेगा, मान लिया ये डिस्टेंस 6, तो इस वाले केस में बोथ इंटरसेप्ट्स इक्वल्स टू 6, इस वाले केस में बोथ इंटरसेप्ट्स इक्वल्स टू 5, सॉरी इस वाले केस में 6 नहीं, -6, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये दोनों 5 है तो ऑफकोर्स ये 45 डिग्री होगा, इधर से 135 होगा, तो इसका स्लोप कितना होगा, -1, दोनों का ही स्लोप -1 होगा। ठीक है,
अब अगर हम मान लिया लाइन ऐसे लें और ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इस वाले केस में दोनों इंटरसेप्ट्स इक्वल नहीं है। इस वाले केस में x इंटरसेप्ट कितना है, बराबर 3, सॉरी -3, एंड y इंटरसेप्ट बराबर 3। इंटरसेप्ट्स आर नॉट इक्वल, देयर लेंथ आर इक्वल। ये ठीक है, तो इसी बात को हम लिख लें थर्ड, इफ अ लाइन हैज इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट देन स्लोप बराबर -1 और 1 दोनों चल जाएगा। अगर केवल इंटरसेप्ट इक्वल बोला है तो स्लोप -1 ही चलेगा, अगर लेंथ इक्वल बोला है तो +-1 दोनों चल जाएगा। दिस वाज नोट 7। ठीक है, नोट 8। नोट 8 क्या है, अब ये एक टर्म है, इसका कोई यूज़ नहीं है, y कोऑर्डिनेट ऑफ या y इंटरसेप्ट ऑफ tangent is called initial ordinate। ठीक है, मतलब कोई किसी बुक्स में हो सकता है उसने बोला कि इनिशियल ऑर्डिनेट 5 है, तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि वो वाई एक्सिस को 5 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लिया ये टेंजेंट है तो दिस इज इनिशियल ऑर्डिनेट, जो भी वाई इंटरसेप्ट है ये। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस नहीं है, इसका वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है, इनिशियल ऑर्डिनेट बराबर वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे बोलने पे बच्चा जरूर क्या बोलेगा कि इनिशियल टेंजेंट, मतलब जैसे इनिशियल ऑर्डिनेट है तो बच्चा बोलेगा इनिशियल एब्सिसा भी होता है क्या, तो बोल सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को ये। ठीक है, बट दैट इज़ नॉट यूज्ड यूजली, दैट इज़ नॉट यूज्ड। तो वाई इंटरसेप्ट ये हो गया। दिस वॉज नोट 8। अब आ जाते हैं नोट 9। ठीक है, देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग हम कुछ क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, और अगेन IIT JEE में मोस्ट प्रोबेबली दे विल नॉट यूज दीज टर्म्स। ये ठीक है, बट फिर भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि अगेन बुक्स में यू विल फाइंड के दे विल यूज इट। मान लें ये पॉइंट P है, कोई भी x, y, ये ऑफ कोर्स कर्व हो गया, ये T हो गया, ये N हो गया, PN नॉर्मल हो गया, PT ऑफ कोर्स टेंजेंट हो गया। फिर P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, x एक्सिस को जहाँ पे उसने कट किया, मतलब नॉर्मल है, या फुट ऑफ नॉर्मल जो है वो मान लिया Q है। ये क्या है, नॉर्मल, और ये क्या है, टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, इसको भी चलो XP YP बोल देते हैं। ये हो गया पॉइंट P, XP, YP, ये वाला, ये थीटा है, तो dy/dx एट पॉइंट P बराबर tan थीटा हो गया। ठीक, तो फॉर पॉइंट P ऑन द कर्व
वी डिफाइन PT को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो अगर PT लेंथ ऑफ टेंजेंट है तो PN क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल। फिर TQ को हम क्या बोलते हैं, सब टेंजेंट। तो QN क्या हो जाएगा, सेम लॉजिक से सब नॉर्मल। ठीक है, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट वैसे डिफाइन कैसे करते हैं कि जो पॉइंट है उस पर हमने एक टेंजेंट खींचा तो उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड एक्स एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है ये, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब देखो इस डायग्राम से अगर बोलेंगे ये y हो गया, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, टेंजेंट और नॉर्मल भी 90 डिग्री पे होता है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में अगर हमने बोला कि सब नॉर्मल कितना होगा, QN वो बेसिकली PQ का tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, PQ इज y एंड tan थीटा इज y डैश। तो सब नॉर्मल कितना हो गया, y डैश। ठीक है, सब टेंजेंट क्या हो जाएगा, TQ ये y, तो ये कॉट हो जाएगा। तो सिमिलरली सब टेंजेंट बराबर y अपॉन y डैश। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ नॉर्मल देखते हैं पहले। लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना था, PN बराबर वो हो जाएगा PQ सेक थीटा। ये ठीक है, इसका सेक हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस का सेक थीटा हो जाएगा। सेक को लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y डैश का स्क्वायर। तो एक ये हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर TQ, ये हो जाएगा कोसेक में ये कॉट आ जाएगा तो 1 अपॉन y डैश हो जाएगा। तो दैट विल बी y√1 प्लस 1 अपॉन y डैश का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली तुम्हें ये 4 फॉर्मूले याद करने हैं। नॉर्मल वाले याद कर सकते हैं, सब नॉर्मल जो है वो y डैश है, ये ठीक है, ये वाला चीज़ है। और जो लेंथ ऑफ नॉर्मल है वो y√1 प्लस y डैश का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब y tan थीटा y सेक थीटा ऐसे याद कर सकते हैं। और फिर उसी में y डैश की जगह 1 अपॉन y डैश बोल दो या -1 अपॉन y डैश बोल दो, तो टेंजेंट वाली चीज़ आ जाएगी। सब नॉर्मल से सब टेंजेंट आ जाएगा। अगर मैं इसमें y डैश की जगह -1 अपॉन y डैश रख दूँ तो ये आ जाएगा। ऐसे इसमें y डैश की जगह -1 अपॉन y डैश रख दूँ तो ये आ जाएगा। स्क्वायरिंग है तो माइनस का फ़र्क नहीं पड़ेगा, मॉड है तो माइनस का फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये सब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही डिफाइंड है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिफाइंड नहीं। कुछ क्वांटिटीज़ होगी, बस इसको हमने ऐसे नाम दे रखा है। और इसमें जानने वाली चीज़ है, ये कोई समझने वाली चीज़ है कि ये सब टेंजेंट कैसे बोल दिया। अब इसका नाम ही सब टेंजेंट है, जो ये वाली चीज़ आई उसको हमने सब टेंजेंट बोल दिया, ऐसे है। ठीक है, वैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने क्या बोला था, ये होगा क्या वैसे, बाय डेफिनेशन इट्स ए intercepted portion of tangent between the point of tangency and x axis। ये है बाय डेफिनेशन। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल का इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द पॉइंट एंड
एक्स एक्सिस, ठीक है। सब टेंजेंट क्या हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये, इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर मेरे को सब टेंजेंट डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़, यहीं कर देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। मतलब अगर हम फॉर्मली बोले ना कि डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ये है, तो ये कुछ भी नहीं, कुछ टर्म्स थे याद करने लायक और कर लिया याद इनको। दिस वॉज नोट 10, नोट 9 सॉरी, नोट 10 क्या है, पैरामीट्रिक पॉइंट। पैरामीट्रिक पॉइंट में देखो कुछ कर्व्स के पैरामीट्रिक पॉइंट तो हमें पता ही होगा, ठीक है, चलो बना ही लेते हैं पहले। सीरियल नंबर, कर्व, पैरामीट्रिक पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तो इस पे एक पैरामीट्रिक पॉइंट आर कॉस थीटा आर साइन थीटा ले सकते हैं, ये तो हमें पहले से पता ही होगा, ठीक है। दूसरा, या फिर अगर एलिप्स हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो इस पे हम क्या लेते हैं, आर ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है। थर्ड पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस पे स्टैंडर्ड पॉइंट हम कैसे लेते हैं, ए टी स्क्वायर 2at। फोर्थ हाइपरबोला हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो इस पे हम लेते हैं ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ठीक है। अगर दूसरा पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, तो कुछ नहीं 2bt कॉमा bt स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल लाइन हो गया ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी बराबर 0, कुछ भी नहीं, एक्स की जगह टी रखो, यहाँ से वाई निकालो, तो यहाँ से ए टी प्लस सी आ जाएगा अपॉन बी। सेवेंथ पॉइंट, अगर मान लिया ऐसे है एक्स रेज टू पावर एन अपॉन ए रेज टू पावर एन प्लस वाई रेज टू पावर एन अपॉन बी रेज टू पावर एन बराबर 1, तो इस पे हम ले सकते हैं ए कॉस 2/n थीटा कॉमा बी साइन 2/n थीटा। एट्थ, अगर ऐसे लिखा है एक्स रेज टू पावर एम वाई रेज टू पावर एन बराबर ए रेज टू पावर एम प्लस एन, तो हम ले सकते हैं ए, ये, ठीक है। देखो काफ़ी कर्व के तुम खुद ही बना सकते हो, ये मान लिया रफ है, ठीक है, इधर ही लिख लेते हैं रफ। अगर पॉइंट मान लिया कुछ इस तरीके से, कर्व इस तरीके से है कि मान लिया वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टी कॉमा टी लिख लिया और एक्स और वाई की पावर इंटरचेंज कर दिया, तो x के ऊपर 3 है तो यहाँ हमने y के ऊपर 3 ले लिया, y के ऊपर 2 है तो यहाँ पे हमने x के ऊपर 2 ले लिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब ये हम इसमें रखेंगे और ये इसमें रखेंगे, तो यहाँ से t क्यूब का स्क्वायर और ये हो जाएगा t स्क्वायर का क्यूब, दोनों बराबर हो जाएगा, t रेज़ टू पावर 6 बराबर t रेज़ टू पावर 6, तो t की हर वैल्यू के लिए ये वाला पॉइंट इस पर लाई करेगा। पैरामीट्रिक पॉइंट का वैसे यूज़ क्या होता है, पैरामीट्रिक पॉइंट क्यों यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को कम करने के लिए, ठीक है। मतलब
अगर मेरे को वाई स्क्वायर बराबर 4ax पे एक पॉइंट अज्यूम करना है तो आई कैन अज्यूम कि पॉइंट x1 कॉमा वाई वन है। बट जैसे हमने ये बोला कि पॉइंट x1 कॉमा वाई वन है, x1 y1 इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 जब मैंने इसमें रखा तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया, y1 स्क्वायर बराबर 4ax1, और दो वेरिएबल आ गए y1 x1 कॉमा y1। x1 y1 दो वेरिएबल है बट एक इक्वेशन एक्स्ट्रा आ गया, तो इफेक्टिवली तो एक ही वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, x1 y1 लिखने की बजाय हमने इक्वेशन से उठा के x1 की वैल्यू रख ली y1 के टर्म्स में, तो सब कुछ y1 के टर्म्स में लिख लिया, तो मतलब एक ही वेरिएबल रह गया। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली यही कर रहा है, केवल एक पैरामीटर है, हो गया t। ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करेगा, ये इंफॉर्मेशन यूज़ करके ही हमने पॉइंट बताया कि ये होना चाहिए, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करेगा, ये इंफॉर्मेशन इसी पॉइंट के अंदर है। तो जब हम यहाँ से पैरामीटर एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से कर्व का इक्वेशन आ जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ लिख सकते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, फर्स्ट पैरामीट्रिक पॉइंट इज यूज्ड टू रिड्यूस नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर वी कैन गेट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। पहली जो भी पैरामीटर्स को एलिमिनेट कर दो, एक्स वाई वाला इक्वेशन आ जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। फॉर एवरी पॉइंट वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज यूनिक, ठीक है। तो ये इस तरह की जो इक्वेशन है उसमें हम यही वाली लॉजिक लगा सकते हैं। अब मान लिया ये ऐसे होता कि वाई स्क्वायर बराबर, मान लिया 8x क्यूब लिखा होता, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 2x का होल क्यूब, ठीक है। अब एक मिनट के लिए x, इसको हमने देखा कि ये y लिखा है और ये x लिखा है, x ही मान लिया एक मिनट के लिए, तो यहाँ से पॉइंट कितना आ जाएगा, यही टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब, वही पावर इंटरचेंज करके, ठीक है। अब ये जो 2x है ये टी क्यूब के बराबर है, तो x कितना हो जाएगा, टी क्यूब बाई 2, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर मान लिया ऐसे लिखा होता y प्लस 5 की पावर 7 बराबर मान लिया 8x क्यूब, ये होता, तो हम इसमें पॉइंट ऐसे ही मानते टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब, ठीक है। अच्छा ये हमने गलत कर दिया, x की जगह 2x लिखा था, तो टी स्क्वायर बाई 2 इधर आना चाहिए, इसके लिए पॉइंट कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब, ये तो हो गया अगर x और y होता है। x की जगह 2x है तो 2x का वैल्यू ये है, तो x का वैल्यू 10/2 हो जाएगा। अब ऐसे ही इस वाले केस में पहले तो हमने इसको ऐसे लिख लिया 2x का होल क्यूब, अब 2x का वैल्यू टी स्क्वायर है तो ये इतना हो गया, y प्लस 5 का वैल्यू ये है तो y का वैल्यू -5 हो गया। अब जब तुम टी क्यूब -5 उठा के रखोगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 और 3 है, तो ये पावर कितना आ जाना चाहिए, 7, ये हो गया। और ये टी रेज़ टू पावर 7/2 यहाँ रखोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टी रेज़ टू पावर 21 आ जाएगा दोनों तरफ से। एक तो देखो इस तरह की चीज़ें होंगी। अब मान लीजिए ये दोनों टर्म एक ही तरफ होते, मान लीजिए वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होता, ठीक है, तो कुछ भी नहीं, हम x को इधर ला के लिखते तो x की जगह एक्स क्यूब की जगह यहाँ पे x की पावर -3 हो जाती है, तो यहाँ पे t की वैल्यू -3 हो जाती है, उसकी वजह से वो डिनोमिनेटर में रहते हैं। तो जैसे हमने इसका कोऑर्डिनेट लिखा है, इसमें हमने क्या किया, a रेज़ टू पावर m, a को नीचे ले गए x के, और a रेज़ टू पावर n को नीचे ले गए y के,
और फिर ये इसी तरह की चीज़ होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर जैसे हम इसकी बात करें तो x रेज टू पाई n अपॉन a रेज टू पाई n प्लस y रेज टू पाई n अपॉन b रेज टू पाई n बराबर 1। अगर बीच में प्लस है तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। तो अगर x अपॉन a की पावर n कॉस स्क्वायर है तो x अपॉन a कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 2/n। तो x कितना हो जाएगा, a इंटू कॉस की पावर 2/n थीटा। तो इसलिए वो यहाँ से ये आ रहा है। तो ऐसे करके कुछ कर्व्स के पैरामीट्रिक पॉइंट हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने का हो गए, 8। तो 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई क्यूब। तो जैसा हमने बोला x पे पावर 2 है तो y पे पावर 2 हो जाएगी, x पे पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, 10th एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा कॉमा सेक थीटा। अब देखिए अपने आप बना सकते हैं। अगर मान लिया रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए है तो रूट ओ के नीचे ले आए, इसको कॉस स्क्वायर थीटा बोल दिया। तो वहाँ से ए कॉस रेज टू पावर 4 थीटा कॉमा ए साइन रेज टू पावर 4 थीटा ऐसे आ जाएगा। 12 एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस वाई रेज टू पावर 2/3। ये फ्रीक्वेंटली अकरिंग कर्व्स हैं इसलिए ऐसे लिखा जा रहा है। ये भी ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें कर्व के ऊपर पॉइंट लेना हो तो इनमें से अगर कोई कर्व है तो ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। सो दिस वाज नोट 10। अब चलते हैं नोट 11। इफ टेंजेंट drawn at point P, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा passes through point Q x1 कॉमा y1, देन मतलब ये क्या है कि कर्व के ऊपर एक पॉइंट है P विच इज़ अल्फ़ा कॉमा बीटा, उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और वो एक दूसरे पॉइंट Q से पास कर रहा है। तो ऑफ कोर्स एक तो हम क्या करेंगे कि P के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो कि y माइनस बीटा बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस अल्फ़ा, और वो जो टेंजेंट आ जाए उसको Q से सेटिस्फाई कर सकते हैं। पॉइंट Q से पास करे तो Q उसके ऊपर लाई करेगा तो Q सेटिस्फाई करेगा। Q से हमने सेटिस्फाई कर दिया तो एक रिलेशन आ जाएगा। इसी बात को बोलने का देखो दूसरा तरीका क्या है कि स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर स्लोप ऑफ पी क्यू। दोनों एक ही बात है, चाहे टेंजेंट का इक्वेशन लिखो उसमें Q सेटिस्फाई करो तो भी ये रिजल्ट आएगा जो भी आगे लिखने वाले हैं, या फिर डायरेक्टली हम ऐसे लिख दें तो भी यही बात है। एम पी क्यू इज इक्वल टू एम पी क्यू का मतलब क्या है कि पी क्यू का स्लोप बेसिकली हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये टेंजेंट हो गया पॉइंट P पे, तो dy बाई डी एक्स इवेल्यूएटेड एट पॉइंट P इस टेंजेंट का इक्वेशन, इस टेंजेंट का स्लोप देगा। दूसरा स्ट्रेट लाइन से सिंपली ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो वाई क्यू माइनस वाई पी अपॉन एक्स क्यू माइनस एक्स पी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब भी वो बोले कि एक टेंजेंट P पे हमने ड्रॉ किया और वो Q से पास कर रहा है
तो हम डायरेक्टली ये रिजल्ट ले सकते हैं, थोड़ा सा 1-2 स्टेप बच जाएगा बस, और कुछ नहीं। तो वो जाएगा y1 माइनस बीटा अपॉन x1 माइनस अल्फा। अब भले ही बीटा माइनस y1 लिख लो, अगर ऊपर बीटा पहले लिखा है तो नीचे अल्फा पहले होना चाहिए, ऊपर y1 पहले लिखा है तो नीचे x1 पहले होना चाहिए। ये रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है, ये रिजल्ट याद रखेंगे। चलिए, तो ये हमारा था नोट 11। ये पैरामीट्रिक पॉइंट था। वर्सेस टेंजेंट पासिस थ्रू पॉइंट पी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नोट 11। अच्छा, कुछ एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में कुछ फॉर्मूले हमें चाहिए होंगे आगे चल के, तो ये वो फॉर्मूले, ये तो 10th वाले फॉर्मूले सबको पहले से पता होगा। इन केस यू आर नॉट फेमिलियर या याद नहीं है तो नाउ यू कैन सी, ठीक है, मेरे ख्याल सबको पता होगा आर्क ऑफ लेंथ r इंटू थीटा होता है, जहाँ थीटा रेडियंस में होना चाहिए, एरिया हाफ r स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। ये देख लेना भाई अपने आप, मेरे ख्याल से। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू साइन एक्स एट x बराबर π/4। अल्ट्रा इजी क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स विल बी 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसमें अब x की जगह π/4 रख दिया, तो रिक्वायर्ड स्लोप कितना आ जाएगा, 1/√2 प्लस 1 प्लस π/4 अपॉन √2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस π/4 अपॉन √2 बराबर 8 प्लस पाई अपॉन 4√2। ये आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स क्यूब y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये ठीक है। उसने बोला कि एक कर्व है, इसके ऊपर वो पॉइंट निकालो जहाँ पे टेंजेंट इसके पैरेलल हो, 4x माइनस वाई बराबर 3 इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो मान लिया हमने ये जो पॉइंट है वो x1 y1 है। अच्छा, जैसे ही हमने बोला कि x1 y1 है, वैसे ही हम x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि y1 बराबर x1 क्यूब प्लस 2x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस 1, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है वो कितना होना चाहिए, 4, अगर इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो कुछ नहीं, dy बाई डी एक्स इवेल्युएटेड एट पॉइंट P मस्ट बी 4। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इवेल्युएटेड एट x बराबर x1 मस्ट बी 4। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि x1 की वैल्यू एक तो 1 होनी चाहिए और दूसरा -7/3। 3 और 4 7 होगा, तो एक तो ऐसे ही होना चाहिए, और दूसरा मतलब एक तो 1 रखने से 7 आ जाएगा, 3 + 4 7 है, तो 1 रखने पे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 सेटिस्फाई करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, -7/3। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट -7/3 है और एक रूट 1 है, तो दूसरा -7/3 होना चाहिए, इसलिए दूसरा रूट होगा। तो उसका मतलब क्या है कि इसमें y1 बराबर x1 का क्यूब प्लस 2x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस 1 में अगर इसमें हमने x1 बराबर 1 रखा
तो y1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 में से 3 गया 1। तो पॉइंट P का एक कोऑर्डिनेट तो 1,1 हो गया, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा, अगर x1 का वैल्यू -7/3 रखा तो y1 आ जाएगा देखो -7/3 रखा है तो हम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों से x1 स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 49/9। ठीक है, यहाँ पे एक x1 बचेगा वो -7/3 + 2 ये हो गया। ठीक है, -3x1 तो +7 हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से -1/3 आ गया तो 27 +8 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 27 × 8 -49/27। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 216 -49/27 विच इज़, ठीक है, 16 में से 7 6 167/27। तो उसने क्या बोला था, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व द टेंजेंट एट विच इज़ पैरेलल टू दिस। तो एक पॉसिबल आंसर हमारा ये हो गया 1,1। दूसरा पॉसिबल आंसर P2 कितना हो गया, -7/3, 167/27। ठीक है, ये आंसर हो गया। आई होप देयर इज़ नो कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना भाई, सही कर लेना अपने आप। दिस वॉज क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पॉइंट एट पॉइंट T ही बोला है, तो x बराबर a t - sin t और y बराबर a1 - cos t। तो यहाँ से dx/dt कितना आ जाएगा, a × 1 - cos t, और यहाँ से dy/dt विल बी a टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx विल बी dy/dt, ये ऊपर आ जाएगा a sin t अपॉन ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आंसर किस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसे हो जाएगा 2 sin t/2 cos t/2 अपॉन 2 sin स्क्वायर t/2। तो 2 कैंसिल और एक साइन कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा cot t/2। ठीक है, तो अगर हमसे बोला जाए कि टेंजेंट का इक्वेशन एट पॉइंट T, तो हो जाएगा y - y1 बराबर स्लोप टाइम्स, स्लोप इज cot t/2 x - x1। ठीक है, ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। नॉर्मल का इक्वेशन बोला जाए एट पॉइंट T, तो T बोलने का मतलब क्या है कि एट पॉइंट T का मतलब क्या है कि दिस कॉमा दिस। सही, T का मतलब क्या है कि पॉइंट में तो 2 कोऑर्डिनेट होगा, तो शॉर्ट में हम ऐसे रेफर कर देते हैं कोऑर्डिनेट से, सॉरी पैरामीटर से। अदरवाइज पॉइंट का मतलब क्या है, दिस कॉमा दिस। ठीक है, तो y माइनस पॉइंट तो वही रहेगा, बस इसकी जगह हो जाएगा -10 t/2 और x - a t - ये हो गया आंसर। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर cos x + y
और x की वैल्यू उसने लिमिट कर दी -2π और 2π के बीच में, विच आर पैरेलल टू दिस लाइन x + 2y = 0। तो इसका जो स्लोप है वो कितना हो गया, -½ तो लेट पॉइंट इज x1, y1। ठीक है, तो ये इसमें सेटिस्फाई करा दिया, y1 = cos x1 + y1। दूसरा डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा y' = -sin x + y × 1 + y'। ठीक है, तो दिस शुड बी y' एट पॉइंट P। तो अगर इसमें हमने x1, y1 सब्स्टिट्यूट किया तो y' की वैल्यू कितनी आएगी एट दैट पॉइंट, -½ -sin x1 + y1 × y' की वैल्यू -½ ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से sin x1 + y1 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो साइन की वैल्यू 1 आ गई। अगर कहीं पे भी sin 1 है तो cos x1 + y1 कितना होगा, 0। तो फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से y1 = cos x1 + y1 = 0, तो y1 0 हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ से अगर y1 0 है तो ये sin x1 + 0 = 1 हो गया, दिस इज sin x1 = 1 हो गया, विच इम्प्लाइज x1 बराबर, अब देखो x जो है वो -2π से 2π के बीच में, ठीक है, -2π मतलब ये हो गया और ऐसे, और 2π मतलब यहाँ से चालू होके ये हो गया ऐसे। तो इसमें x की वैल्यू, साइन की वैल्यू 1 यहीं पे आती है। ठीक है, तो एक तरफ से तो ये π/2 हो जाएगा, और जब क्लॉकवाइज ऐसे घूम के जाएंगे तो -3π/2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू एक तो π/2 हो गया और एक -3π/2 हो गया। दैट मीन्स कि पॉइंट P1 तो हो गया π/2, 0 एंड P2 -3π/2, 0। y1 का लिए तो 0 था। अच्छा, एक और इसमें छोटा सा पॉइंट समझने वाला क्या है कि y1 0 है और हमारा ये रिजल्ट लगा के ये आया, sin x1 + y1 0 होगा तो sin x1 + y1 का वैल्यू अगर 1 होगा तो cos का वैल्यू 0 होगा, ये बात श्योर है। ठीक है, बट ओरिजिनल रिजल्ट ये है, ये समझ में आना चाहिए। ये तो डिराइव्ड है, हमने बोला कि ये हमने डिराइव ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ से इसको यूज़ करना चाहते थे। ठीक है, तो इसमें cos की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमने बोला कि अगर sin 1 है तो cos की वैल्यू 0 आएगी। sin इसका + cos का 1 होता है, तो अगर एक 1 हो गया दूसरा 0 होना चाहिए। अब जब y1 का वैल्यू 0 आया तो हमने उसको इस cos वाले में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उससे एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ जाएगा। अगर cos 0 होगा तो sin का वैल्यू 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो ओरिजिनल रिजल्ट तो हमारा ये था। ये तो अगर ये सही है तो ये सही है, अगर ये सही है तो उल्टा ये सही नहीं है, इसके साथ एक्स्ट्रा रिजल्ट भी आएगा। तो इसलिए हमने y1 = 0 ओरिजिनल इक्वेशन रखा, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए। ठीक है, इसमें रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला, फाइंड ऑल द टेंजेंट्स बोला है। ठीक है, तो टेंजेंट एट पॉइंट P1 एंड टेंजेंट एट पॉइंट P2। तो देखो इसमें हमें ये पता है कि अगर इसके पैरेलल है तो x + 2y तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तभी तो स्लोप इसका -½ हुआ। एक बार π/2 + 0 रखा तो ये वाली चीज़ π/2 आ जाएगी जो P1 पे टेंजेंट होगा, और जो P2 पे टेंजेंट होगा उस पर ये वाली चीज़ -3π/2 आ जाएगी। तो ये आंसर आ गया।
कि जो टेंजेंट्स अगर हमें चाहिए तो ये इक्वेशन आ गया। तो 2 टेंजेंट्स आ गया एंड दिस वाज क्वेश्चन 4। ये आ जाएगा क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। तो सॉल्यूशन 5 में क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 6xy एट 3,3। इस पे नॉर्मल चाहिए तो 3,3 देखो इसको सेटिस्फाई तो करना ही चाहिए। अगर वो ये बोले कि पॉइंट पी पे नॉर्मल चाहिए और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करे तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो वो तुम रख के दे सकते हो। ये हो जाएगा 3 × 3 9 × 6 54, ये 27 + 27 54। तो मेरे को ऐसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे करके दिखाया। तो कुछ भी नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। पॉइंट और स्लोप चाहिए तो पॉइंट तो है ही है। ये हो जाएगा 3x² प्लस 3y² y डैश, ये हो जाएगा 6y प्लस 6x y डैश। तो एक तो 3 कैंसिल कर ही देते हैं। y डैश को एक तरफ कर दिया तो हो जाएगा y² माइनस 2x और बराबर 2y माइनस x²। ठीक है, तो y डैश एट पॉइंट P विल बी 3 रख दिया तो ये 3 दूनी 6 माइनस 9 अपॉन y² मतलब 9 माइनस 3 दूनी 6। तो कितना हो जाएगा ये -1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा -1 अपॉन ये टेंजेंट का स्लोप, तो विच इज़ 1। तो नॉर्मल की इक्वेशन एट पॉइंट P कितनी हो जाएगी, y माइनस y1 बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस x1। दिस इम्प्लाइज y बराबर x। ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 2y बराबर 3 माइनस x² एट P1, 1। तो इसमें 1 1 देखो सेटिस्फाई कर रहा है, करना भी चाहिए। डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2y डैश बराबर -2x। दिस इम्प्लाइज y डैश बराबर -x। तो y डैश एट पॉइंट P बराबर -1 हो गया। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P हो जाएगा 1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P हो जाएगा y माइनस 1 बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस 1। तो ये भी आंसर वही आया, y बराबर x। तो दोनों का आंसर कितना है, y इज इक्वल्स टू x। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच पासिस थ्रू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच पासिस थ्रू 1, 2। तो कर्व ऐसे दे रखा है कि x² बराबर 4y और हमें वो नॉर्मल चाहिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है 1, 2 से। अब देखो 1 अगर इसमें x की जगह 1 रखें, y की जगह 2 रखें तो ये 1 इज इक्वल्स टू 8 हो गया। तो ये कर्व पे तो लाई नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हमने Q 1 मिनट के लिए ऐसे ही मान लिया। पैरामीट्रिक पॉइंट भी मान सकते हैं और ऐसे भी मान सकते हैं x1, y1। ठीक है, x1, y1 जैसे हमने कर्व के ऊपर माना वैसे ही x1, y1 को कर्व की इक्वेशन से सेटिस्फाई कराया, फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया d dx, तो आ जाएगा 2x बराबर 4y डैश। तो y डैश बराबर x/2। तो दिस इम्प्लाइज y डैश एट पॉइंट Q बराबर x1 अपॉन 2। ठीक है, अब चाहो तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख लो। नॉर्मल का इक्वेशन एट Q विल बी y माइनस y1 बराबर x1/2 इंटू x माइनस x1 एंड बिकॉज इट पासिस थ्रू P, तो 1, 2 रख दिया, y की जगह 2 और x की जगह 1। ये हो गया। ठीक है, अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों से हमें सॉल्व करना है। तो क्या कर सकते हैं,
इस 2 को इधर ले आए, तो चलो इसको और लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 माइनस 2y1 बराबर x1 माइनस x1 स्क्वायर, और एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4y1 2x1 माइनस x1 स्क्वायर। इसको और इसको जोड़ दिया, सही है। तो 4y1 ऐड हो गया, तो 8 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर चला गया 2x1, तो x1 बराबर 4। अब अगर x1 बराबर 4 है तो दिस इम्प्लाइज y1 बराबर 4 आएगा। ठीक है, एक मिनट और देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं किया हमने। हाँ, गड़बड़ कर दिया हमने। नॉर्मल का इक्वेशन जो था वो यहाँ से कितना आएगा, ये तो टेंजेंट का स्लोप है x/2, तो नॉर्मल का स्लोप तो -2/x1 आएगा, तो दैट विल बी -2/x1। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4y1 टाइम्स x1 बराबर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 8 x1 माइनस 1 ये आया। ठीक है, तो y1 की जगह क्या रख दिया, 4y1 की जगह x1 स्क्वायर, तो 8 माइनस x1 स्क्वायर इंटू x1 बराबर 8x1 माइनस 8। दिस इम्प्लाइज ये कैंसिल हो गया, x1 क्यूब बराबर 8 विच इम्प्लाइज x1 बराबर 2, और x1 बराबर 2 रखा तो y1 बराबर 1। सही है, और हमें चाहिए क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो वो ये है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो नॉर्मल का इक्वेशन एट Q विल बी y माइनस y1 बराबर -2/2 x माइनस x1। तो आ गया y माइनस 1 बराबर -x+2। ये आंसर आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, तो ये एक आंसर आ गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y² बराबर 8x³ where normal to the curve makes equal intercept with axis। तो मान लिया वो जो पॉइंट P है वो x1 y1 है। ठीक है, गिवन क्या है कि P पे जो नॉर्मल का स्लोप होगा, मतलब -dx/dy एट पॉइंट P वो -1 होना चाहिए। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, -1 होना चाहिए स्लोप, तो दैट इम्प्लाइज dy/dx एट पॉइंट P वो 1 होना चाहिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया। अच्छा, पॉइंट अगर ये आ गया तो एक रिलेशन तो यह आ ही गया, 9y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1³। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 18y डैश बराबर 3x²। तो y डैश बराबर कितना आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर अपॉन 6y। तो y डैश एट पॉइंट P दिस इज गिवन एज 1। सही है। तो यहाँ से y1 कितना हो गया, x1 स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। 9 इंटू y1 की जगह x1 रेज़ टू पावर 4 अपॉन स्क्वायर किया है 36 बराबर x1 का क्यूब। तो एक तो ऑफ कोर्स x1 बराबर 0 आ गया, दूसरा क्यूब हटा दिया तो x1 बराबर 4 आ गया। अच्छा, अगर x1 0 है तो y1 0 है, तो जो पॉइंट है वो ओरिजिन ही हो गया। अब ओरिजिन से जो लाइन पास होगी, जो टेंजेंट पास होगा, उसका कुछ इंटरसेप्ट तो बोल नहीं सकते कि इक्वल इंटरसेप्ट है, 0 0 इंटरसेप्ट आएगा। तो इसके लिए तो एज सच इंटरसेप्ट डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, अगर y1 बराबर 4 है तो x1 कितना आएगा, x1 क्यूब बराबर 9 इंटू 16। हाँ, तो x1 बराबर 4 है, तो ये y1 का स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से y1 बराबर प्लस माइनस 8/3। चाहिए क्या था हमें, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो जो पॉइंट है, पॉइंट 1 हो गया 4,8/3 एंड पॉइंट 2 हो गया 4,-8/3। रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर दीज। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही चाहिए था। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 टचेज द कर्व y बराबर b इंटू ई रेज टू पावर। ये ठीक है, इफेक्टिवली उसने क्या बोला है कि ये लाइन इस कर्व को टच करेगा, कहाँ पे, जहाँ पे भी ये कर्व y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, क्रॉसेस y एक्सिस। तो जहाँ पे भी y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है वहाँ पे x 0 होगा। तो ये प्रूव करना है कि इस टेंजेंट का इक्वेशन ये है, ये इसको टच कर रहा है मतलब ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट का इक्वेशन ये प्रूव करना है, तो इसका तो कोई रोल है नहीं, हमें तो सीधा सीधा टेंजेंट निकालना है किस पॉइंट पे, जहाँ पे भी ये कर्व y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। अब y एक्सिस को जहाँ पे क्रॉस करेगा वहाँ x 0 होगा, x 0 रखा तो ये 1 हो गया, तो ये b हो गया। 0,b पे मेरे को टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो कुछ भी नहीं, कर लो डिफरेंशिएट d dx। तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर b इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p विल बी, x की जगह 0 रख दिया तो माइनस b अपॉन ए। तो उसका मतलब क्या कि टेंजेंट का इक्वेशन एट p विल बी y माइनस y1 बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, b को इधर ले गए तो y अपॉन बी माइनस 1 बराबर माइनस एक्स अपॉन ए। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, x अपॉन ए प्लस ये टेंजेंट हो गया, और यही प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। ये लाइन इस कर्व को टच कर रहा है मतलब टेंजेंट। तो बस